एक सवाल बताइए, अगर किसी नेता को पता हो कि 294 में से 75 सीटें बिना ज्यादा मेहनत किए मिल जाएंगी, तो उसे बाकी सीटें जीतना कितना आसान हो जाएगा? जवाब है बहुत आसान, और यही हो रहा है पश्चिम बंगाल में। 2026 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ममता बनर्जी का गणित इतना साफ है, इतना सटीक है कि विपक्ष के माथे पर पसीना आ जाए। बंगाल की सत्ता का रास्ता जाता है अल्पसंख्यक मोहल्ले से होकर, और ममता ने इस रास्ते को न सिर्फ पहचाना है बल्कि पिछले 15 सालों में इसी रास्ते पर ऐसी दीवारें खड़ी कर दी है जिन्हें तोड़ना अभी किसी विपक्षी दल के बस की बात नहीं है। इसका नाम है बंगाल का एम फैक्टर। आज हम इसी की पूरी कहानी खोलेंगे, हर परत, हर राज्य। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी है करीब 27%, यानी हर 4 में से एक नागरिक। लेकिन असली खेल यहाँ है, ये 27% आबादी एक मुश्त है, बिखरी हुई नहीं है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना, इन जिलों में मुस्लिम बहुलता ऐसी है कि यहाँ का चुनाव नतीजा पहले से लगभग तय होता है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 148 सीटें। ममता का फार्मूला: 75 सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों से लगभग पक्की, 75 सीटें महिला वोटर और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं से, कुल मिलाकर 150 सीटें, बहुमत से 2 ज्यादा। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये एक मास्टर प्लान है। 2011 से पहले बंगाल में मुस्लिम वोटर किसका था? लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का। 34 साल से लेफ्ट फ्रंट का राज था और मुसलमान चुपचाप उन्हें वोट देते रहे। लेकिन ममता ने एक चाल चली, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। उन्होंने बार बार कहा 34 साल के लेफ्ट राज में मुसलमानों की हालात दलितों से भी बदतर हो गई। ये लोग सिर्फ आपका वोट लेते रहे और बदले में क्या दिया? कुछ नहीं। ये बात मुसलमानों के दिल में उतर गई। फिर आया सिंगूर और नंदीग्राम। लेफ्ट सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया, विरोध हुआ, गोलियां चली, लोग मरे और मरने वालों में बड़ी तादाद थी मुस्लिम किसानों की। ममता वहां पहुंची, उनके साथ खड़ी रही, खुद को उनका रक्षक साबित किया। नतीजा, कांग्रेस और लेफ्ट का मुस्लिम कैडर धीरे धीरे टीएमसी में शिफ्ट हो गया और वो शिफ्ट आज तक जारी है। अब यहाँ एक बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं ममता बस भाषण देती है, इफ्तार पार्टी में जाती है, पल्लू सिर पर रखती है, दुआएं पढ़ती है और बस वोट मिल जाता है। नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। ममता ने जमीन पर काम किया है, ठोस काम। पहला काम, इमामों को मासिक भत्ता। 2012 में ममता सरकार ने इमामों के लिए मासिक भत्ते की शुरुआत की। विवाद हुआ, आलोचना हुई, लेकिन मस्जिदों में, गांव-गांव में ममता का नाम इज्जत के साथ लिया जाने लगा। दूसरा काम, मदरसा आधुनिकीकरण। मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा, बच्चों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की गई। समुदाय ने महसूस किया कोई है जो हमारे बच्चों का भविष्य सोच रहा है। तीसरा काम, ऐश्वर्य श्री और कन्याश्री। मुस्लिम लड़कियों तक स्कॉलरशिप पहुंचाई। वो लड़कियां जो कभी स्कूल छोड़ देती थी, उन्हें पैसा मिला, हौसला मिला, भविष्य मिला। चौथा काम, 2026 से पहले बजट में 5,713 करोड़। हाँ, आपने सही सुना, अंतरिम बजट में माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए 5,713 करोड़ रुपए। इस पैसे से मुस्लिम समाज में एक नया मध्यम वर्ग तैयार हो रहा है। वो मध्यम वर्ग जो टीएमसी का सबसे कट्टर समर्थक है। और फिर वो इवेंट्स, इफ्तार पार्टियां, ईद मिलन, मंच से दुआएं, ये सिर्फ इवेंट नहीं थे, ये उस समुदाय को डिग्निटी देने का तरीका था, सम्मान देने का तरीका था। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने खुलकर उनके रिवाजों को अपनाया और उस समुदाय ने सोचा ये हमारी दीदी है। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, जो पार्टी ममता को हराने आई, उसी ने ममता को और मजबूत कर दिया। जब बीजेपी ने बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाए, जब एनआरसी और सीएए का मुद्दा उठा, तो बंगाल के मुसलमानों में एक डर बैठ गया। और जब डर होता है तो इंसान किसके पास जाता है? अपने रक्षक के पास। और ममता पहले से ही उस रक्षक की भूमिका में थी। मुस्लिम वोटर के पास विकल्प क्या था? कांग्रेस, वो कमजोर है, लेफ्ट लगभग गायब, आईएफसी छोटा है, बीजेपी तो सवाल ही नहीं है। तो वोट कहाँ गया? सीधे ममता की झोली में। और यहाँ एक और बड़ी चाल है। कहा जाता है कि टीएमसी ने रणनीतिक तरीके से बीजेपी का डर बनाए रखा ताकि लेफ्ट कभी वापस न आ सके, क्योंकि कुछ साल पहले तक यही माना जाता था अगर ममता को कोई टक्कर दे सकता है तो वो लेफ्ट है। लेकिन बीजेपी के उभार ने इस धारणा को तोड़ दिया। लेफ्ट के वोटर्स भी ममता के पास गए, क्योंकि कम से कम बीजेपी को रोकना है। ये वो राजनीतिक जादू है जो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता। चलिए थोड़ा अतीत में चलते हैं। 2011 और 2016 मुस्लिम वोट कांग्रेस और टीएमसी के बीच बटा था।
फिर भी ममता जीती। लेकिन 2021 यह चुनाव सब बदल गया। बीजेपी की आक्रामक लहर को देखते हुए मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ा, आईएफसी को छोड़ा और एक मुश्त ममता के पीछे खड़े हो गए। अब सुनिए ये आंकड़े। राज्य में करीब 85 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। उनमें से 75 सीटें टीएमसी ने जीती। और ये 75 सीटें कहां गई? मुर्शिदाबाद 22 में से 20 सीटें टीएमसी के पास, मालदा में 12 में से 8 सीटें टीएमसी के पास, उत्तर दिनाजपुर 9 में से 7 टीएमसी, बीरभूम 11 में से 10 सीटें टीएमसी, दक्षिण 24 परगना 31 में से 30 सीटें टीएमसी के पास, 30 में से 30 यानी एक जिले में टीएमसी ने लगभग स्वीप कर दिया। कांग्रेस गायब, लेफ्ट गायब, बीजेपी मुस्लिम इलाकों में पूरी तरह फेल। यही है बंगाल का एम फैक्टर। 2026 के लिए ममता ने अपनी फील्डिंग सजा ली है। 294 सीटें, बहुमत के लिए चाहिए 148। ममता का फॉर्मूला एकदम साफ है। स्टेप 1 75 सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों से, जहां बीजेपी का जीतना लगभग नामुमकिन है। यहां टीएमसी को बस हार नहीं माननी। स्टेप 2 75 सीटें महिला वोटर से, लक्ष्मी भंडार, हर महीने महिलाओं के खाते में पैसे। ये योजना बंगाल की महिलाओं में ममता की इमेज को माँ और दीदी दोनों बना देती है। कुल 150, खेल खत्म। अब विपक्ष को क्या करना होगा? उन्हें अब 75 मुस्लिम बहुल सीटों में से कम 30-35 चाहिए, जो फिलहाल असंभव लगता है। और हुमायूं कबीर, ओवैसी जैसे नाम, हाँ थोड़ी बहुत सेंध लग सकती है, लेकिन फिलहाल ये चैलेंज टीएमसी के किले को नहीं हिला सकते। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। हाल ही में ममता बनर्जी ने एसआईआर विरोध में हुई एक मुस्लिम सभा को संबोधित करते हुए कहा, हम हैं इसलिए आप सुरक्षित हैं, और अगर हम किसी दिन न रहे तो 1 सेकेंड लगेगा 12 बजा देगा। अगर आप अपना 13 नहीं बजवाना चाहते तो बीजेपी के दुष्प्रचार में गलती मत करना। कांग्रेस ने इसे तुष्टीकरण कहा, लेफ्ट ने आलोचना की, बीजेपी छाती पीटती रही और ममता फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये बयान उनकी रणनीति का हिस्सा है। ये डर और सुरक्षा का वो मिश्रण है जो ध्रुवीकरण को और गहरा करता है, और जितना ध्रुवीकरण उतना मजबूत एम फैक्टर। बीजेपी जितना आक्रामक होती है, मुस्लिम वोटर उतना ही ममता के पीछे गोलबंद होता है। यह एक सेल्फ फुलफिलिंग पॉलिटिकल प्रोफेंसी है। अब वो सवाल जो शायद आप भी सोच रहे हैं, क्या ममता ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा है? आलोचक कहते हैं हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत यह है, बंगाल का मुस्लिम वोटर ममता को अपनी ढाल मानता है। वो सोचता है दीदी है तो हम सुरक्षित हैं। ममता ने एक ऐसा नैरेटिव बना दिया जिसमें टीएमसी की हार का मतलब है समुदाय का खतरा, और जब अस्तित्व का सवाल हो तो वोट अपने आप चला जाता है। और यही है वो राजनीतिक ताकत जिसे 15 सालों में ममता ने तराशा है। तो दोस्तों यही है बंगाल का एम फैक्टर। 75 सीटें लगभग पक्की, 75 सीटें महिला वोटर से, और ममता मैदान में अकेली। 2026 का बंगाल चुनाव, एक तरफ ममता की किलेबंदी, दूसरी तरफ विपक्ष की तलाश, और इस खेल का नतीजा आने वाले महीने में पूरा देश देखेगा। अब वो खास बात जो हमने वीडियो की शुरुआत में कही थी वो ये है, बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति अकेला उदाहरण है। यहाँ हर स्ट्रेटेजी देश भर में कमजोर पड़ने के बावजूद एक राज्य में पूरी तरह काम कर रही है। यह बताता है कि स्थानीय राजनीति कितनी अलग होती है राष्ट्रीय ट्रेंड से। यही बंगाल को बाकी भारत से अलग बनाता है। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूबल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो बंगाल की राजनीति समझना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए 7 टीवी भारत को और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज लाते हैं वो खबरें, वो एनालिसिस, वो सच जो बाकी चैनल नहीं बताते। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।